अपनी राख से दूर जा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केके कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, तो 11th के अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज नंबर 7, दैट इज आपके लैंग्वेज में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 7, और उसका आज लेक्चर नंबर 1। लेकिन हम वेब सीरीज के फैन है, इसलिए हम सीरीज और एपिसोड के टर्म्स में बात करते हैं। तो आज है सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, उसका आज है एपिसोड नंबर 1। अब ये डेप्रिसिएशन है क्या एग्जैक्टली, नाम ही पहली बार सुन रहे। पहली बात तो अकाउंट से सब्जेक्ट ही नया है और उसमें ये डेप्रिसिएशन तो कभी सुना ही नहीं था। ये है क्या एग्जैक्टली स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम इसी के लिए डेडिकेट करने वाले हैं। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। डोंट वरी, अगर आपका ये फर्स्ट लेक्चर भी है तो भी आपको कंप्लीटली समझ जाएगा, है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस अलर्टनेस रखिए और जागते रहिए एंड तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन होता क्या है, चलो ये कंसेप्ट बाजू में रखते पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कार परचेस की, मैंने और मेरे ब्रदर ने सेम डे, मतलब 1 अप्रैल 2015 को मैंने कार बाय की, 1 अप्रैल 2015, और 1 अप्रैल 2018 को मेरे ब्रदर ने सेम कार बाय की, ठीक है। अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें कार सेल आउट करनी है, बेच देनी है। वी डोंट वांट कार नाउ। पेट्रोल 92 रुपीज़ 93 रुपीज़ हो गया भाई, नहीं पड़ता आज के डेट में। अपना अपना बस से जाएंगे, कार बेच देते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी, दोनों ने फॉर एग्जांपल 10-10 लाख में कार बाय की थी। आज हम सेल करने निकले, किसके कार का ज्यादा पैसा मिलेगा, मेरे या ब्रदर के? ओके, सो आप मेरे साइड से हो ही नहीं, पहले से कभी थे भी नहीं और आज भी नहीं हो। सो आपका कहना है कि सर आपके ब्रदर के कार बेच के ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा क्यों? यस बच्चों, वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। ओके, तो इसमें से मुझे ये समझा, मतलब कि मैंने ज़्यादा कार यूज़ की अब तक, क्योंकि 2015 में बाय की थी, तो 5 to 6 ईयर्स हो गए। तो 5 ईयर्स यूज़ की तो उसका वैल्यू कम हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा कम हो चुका है। और अगर ब्रदर की बात करें तो उसने सिर्फ 2 साल यूज़ किए, 2 से 3 साल, तो उसका आज के डेट तक इतना एज सच यूज़ नहीं हुआ है ज़्यादा, इसलिए उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगी। फॉर एग्जांपल 10 लाख की सेल करने के बाद मुझे अगर 4 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसे फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, 7 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर जितनी कार पुरानी हो जाएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होगी, राइट। तो वैसे सिर्फ कार के बारे में नहीं, कोई भी चीज़ होने दो। मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल का तो मार्केट बहुत डेंजर है एक्चुअली। मोबाइल का एग्जाम्पल लेना डेंजर है क्योंकि 15 दिन में इसकी वैल्यू खलास हो जाती है। ओके, मतलब मैंने मोबाइल लिया एकदम, वो सेल पैक जो था ओपन किया और 15 दिन यूज़ किया, बेचने गया तो वैल्यू 20,000 का मोबाइल डायरेक्ट 10,000 में भी जाता है कभी कभी, 15 दिन महीने के बाद भी, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्केट की बात। मार्केट में कौन सी चीज़ कितने में जाती है वो डिपेंड्स है बेचने वाले के स्किल पे और लेने वाले के दम पे, दोनों पे डिपेंड है ना, कि कौन कितना बार्गेन कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेने वाला इतना डेंजर था, कस्टमर उसने इतना बार्गेन किया कि नई कार थी फिर भी प्राइस कम कर ली उसने, ठीक है। तो वो रियलिस्टिक बात अलग है, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि कार जितना यूज़ करोगे उतना वैल्यू कम होगा। मोबाइल जितना यूज़ करोगे, जितना टाइम ड्यूरेशन जाएगा उतना वैल्यू कम होगा। कोई भी प्रॉपर्टी, मशीनरी है, मशीनरी के केस में, फर्नीचर के केस में सेम। सर आप जितने जितने दिन ज़्यादा यूज़ करोगे वैसे वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू कम होती है ना एसेट्स की, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम होना। अब बच्चों आपके हिसाब से मुझे बताओ कि क्या रीजन होंगे, क्यों एसेट की वैल्यू कम होती है? चलो पहला तो आपने बता दिया कि उसका यूज आपने किया इसलिए वैल्यू कम होती है। लेकिन बच्चों चलो आपका यूज और इफिशियंसी जो भी आप बोल रहे हो, यूज किया इसलिए वैल्यू कम हो गई। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार का ही, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मतलब आप बोलोगे सर आपके भाई दोस्त सब कार ही लेते हैं क्या? फिलहाल के एग्जांपल के लिए कार ही ले लेते हैं, ठीक है। सो मेरे एक फ्रेंड है, उसने कार बाय की और हुआ ऐसा, रेड कलर की कार थी और उसको पसंद आ गई कि यस अच्छा है भाई, रेड कलर की कार लेना है। सो ही लव्स दिस कार एंड शोरूम से घर पे लेके आया। और उसकी वाइफ का बर्थडे था, मतलब मेरे भाभी जी का, और भाभी जी के बर्थडे पे उसने सरप्राइज दिया, मैं कार लेके आया रेड कलर की। बट उसके बाद जो हुआ बहुत बुरा हुआ
कि भाभी जी जो है उनको रेड कलर पसंद नहीं है, तो शी सिंपली रिजेक्टेड, मुझे कार नहीं चाहिए, वापस कर दो, ये भंगार में दे दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, फिर भी तुम मेरे बर्थडे पे रेड कलर कैसे लेके आए। मतलब उनका क्या हुआ बाद में वो तो अलग मैटर है, वो बुक में नहीं दे सकते, उनमें सिखा भी नहीं सकता, वो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही कर सकते हो बहुत सालों के बाद, फिलहाल तो आप 11th में हो। नाउ द पॉइंट इज, कार उसने पार्किंग में लगा दी, ठीक है, रेड कार है, पार्किंग में लगा दी, रिटर्न तो नहीं लेने वाले, तो कार पार्किंग में ही है। तो उस चीज को हो गया 1 साल, 1 साल से कार पार्किंग में ही है। हर 8 दिन के भाई बाद वो क्लीन करता है और बीबी को समझाता है, भाभी को समझाता है, मेरे भाभी को, कि भाई मान जाओ ना, ये कार यूज कर लो, लेकिन आज तक मैडम जी मानी नहीं। 1 साल हो गया, मुझे बताओ कार की वैल्यू कम होगी या नहीं? यस, अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख में लाई थी हो, तो डेफिनेटली सर 10 लाख में तो नहीं जाएंगी। अरे मुझे पता है, पक्का पता है, यूज नहीं हुई है, उसमें दिख रहा है किलोमीटर कुछ भी नहीं है, बस 10 किलोमीटर है शोरूम से घर का डिस्टेंस, उसके अलावा चली नहीं, फिर भी वैल्यू कम हो रही है। ओहो, मतलब ये भी समझ गया कि सिर्फ यूज करने की वजह से वैल्यू कम नहीं होती, टाइम ड्यूरेशन, जैसे जैसे टाइम जाता है ना, वैसे वैसे भी वैल्यू कम होती है, राइट। और बताओ बच्चों, और क्या रीजन हो सकता है वैल्यू कम होने का? सोचो सोचो। नहीं 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 नहीं, बस इतना ही आ रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं आपको एक, आई होप आप अगर न्यूज़ देखते होगे, न्यूज़ या फिर कभी एडवर्टीजमेंट देखते होगे, तो आपको ये एडवर्टीजमेंट समझ जानी चाहिए। मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ बच्चों, और एडवर्टीजमेंट देख के आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली किस चीज़ की ऐड है, ठीक है। पहला ऐसा भी होता है सर क्लास में सर ऐड भी बताते हैं। यस बच्चों, ऐड बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। एक मिनट की ऐड है बच्चों, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। कुछ इसकी टैगलाइन अगर आपको याद आ जाए ऐड की, तो समझ लो भाई जीत गए आप। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। यस 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 बच्चों, देखा तो होगा कभी ना कभी। देखो पूरे सब लोग नाच रहे हैं, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ओके, तो ये डब्बा वाली जो चीज़ है, ये क्या था एग्जैक्टली हुआ ऐसा कि वो जो पर्सन है वो नया नया टीवी लेकर आया घर पे, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो है, आईटी सेक्टर बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंप्रूव होती है, राइट। तो नाउ हुआ ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सा टीवी लेकर आया, 10-20 हज़ार 30 हज़ार वॉट एवर द प्राइस, तो बड़ा वाला टीवी लेकर आया, ठीक है। जैसे ही टीवी लाया मैंने घर पे रखा, यूज करने वाले थे, लेकिन पता चला अरे मार्केट में तो एलसीडी आ गया है, एलईडी आ गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, टीवी अब स्लिम हो चुका है, वो डब्बा 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 आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। हुआ ऐसा, मैंने जस्ट एज्यूम कर लो कि मैंने टीवी लाया डब्बा वाला, मतलब बड़ा वाला, और उसको सिर्फ 15 दिन हुए, 15 दिन हुए, और उसके बाद मार्केट में एलसीडी एलईडी आ गया। क्या लगता है बच्चों, मेरे टीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम होगी? बहुत कम हो जाएगी, जोरदार कम हो जाएगी। वैसे देखने जाए तो सिर्फ 15 दिन यूज किया है ना यार टीवी, 15 दिन यूज किया है, तो लगे ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये 1000 रुपये कम होने चाहिए। लेकिन जो टीवी 20 हज़ार में लाया था, अभी डायरेक्ट 5 हज़ार में मांग रहे लोग, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गया। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रोडक्ट बिकम आउटडेटेड, आउटडेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई और ये पुराना ही है। दिस इज द रीजन, इसकी वजह से भी वैल्यू कम होती है, ये भी डिप्रिसिएशन का पार्ट है, ठीक है। या फिर सपोज एसेट को डैमेज हो गया, ठीक है, अगेन कार का एग्जांपल, कार का एक्सीडेंट हो गया,
नई नई कार है, 2 ही दिन हुए लेकिन एक्सीडेंट इतना हेवी हुआ, उसमें बहुत सारा डैमेज हुआ है, एसेट की वैल्यू कम हो गई. सो डैमेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड डिप्रिसिएशन. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज वॉट एवर द रीजन इज वैल्यू एसेट की कम होती है. ठीक है, नाउ चलो हम थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं. आपको लगेगा कि सर बुक का ही पढ़ा रहे भाई, ऐसा ना लगे कि सर स्टोरी सुनाने बैठ गए आज. सो लेट्स सी. डिप्रिसिएशन में देखो, इन डेली लाइफ वी, अरे आपका ध्यान, लाइन टू लाइन देखो, मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रहा हूँ बच्चों. ठीक है, आपका ध्यान कंटिन्यूसली मेरे साथ होना चाहिए, और बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहा तो वैसे हाईलाइट भी करूंगा. तो फर्स्ट लाइन रीड कर रहा हूं मैं. ठीक है, नाउ इन डेली लाइफ वी यूज मेनी एसेट विच कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल. ओके, बेसिकली दो टाइप के एसेट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल मतलब ऐसे एसेट जो विजिबल होते हैं, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच. टीवी देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स हो गई. और इनटेंजिबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो है लेकिन दिखती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल गुडविल. गुडविल मतलब क्या, मेरे बिजनेस का नाम, इट्स अ बिग ब्रांड. तो कितना बड़ा ब्रांड है, दिखता है? नहीं नहीं नहीं, वो कोई दिखने वाली चीज थोड़ी है. ओके, मेरा बहुत नाम है, लोग बहुत पहचानते हैं मुझे, हर गांव में जाके मेरा नाम बोलो कोई भी पहचान लेगा, तो ये मेरा रेपुटेशन है, मेरा गुडविल है, लेकिन ये दिखता नहीं, इट इज नॉट विजिबल एट ऑल. ठीक है, सो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप के एसेट्स होते हैं. सो देखो आगे, सच एसेट्स हैव देयर ओन लाइफ. हर एसेट की कुछ ना कुछ लाइफ होती है. फिर बात करो आप बिल्डिंग की, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, तो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ तो है. इट इज नेसेसरी टू स्प्रेड द कॉस्ट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार बाई की 10 लाख रुपए में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस साल का खर्चा मेरा 10 लाख है? नहीं नहीं सर, ये बोलना गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कार मैं सिर्फ करंट ईयर में यूज करूंगा क्या? नहीं, अगले 10 साल तक यूज करूंगा. जो मैंने 10 लाख, नो डाउट पेमेंट तो आज किया, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट से आज गए, लेकिन वो कार मैं अगले 10 साल तक यूज करने वाला हूं. मतलब वो 10 लाख रुपए खर्चा कितने दिन का है? 10 ईयर्स का है, और उस 10 ईयर्स के लिए खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसलिए डेप्रिसिएशन ये कंसेप्ट है. तो देखो आगे, दिस प्रोसेस ऑफ, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. तो एसेट की जो कॉस्ट है वो उसके लाइफ टाइम तक, जितनी वो लाइफ है एसेट की, 5 साल 10 साल जो भी है, लाइफ टाइम तक थोड़ा 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 खर्चा हर साल दिखाए, ये जो कंसेप्ट है इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ओके, तो लेट्स सी. द वर्ड डेप्रिसिएशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. कौन सा लैटिन वर्ड है? डेप्रिशियम. ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना, DEPRE. डेप्री का स्पेलिंग सेम है, बस आगे सिएशन था ना हमारा इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे क्या है? TIUM. तो डेप्रिशियम विच मीन्स रिडक्शन. इसका मतलब क्या है? रिडक्शन होना. ओके, तो एवरी बिजनेस कंसर्न एक्वायर्स सम फिक्स एसेट्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी. सो बिजनेस में एक्टिविटी करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एसेट तो होनी चाहिए. दिस एसेट्स आर परचेस फॉर बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट यूज एंड नॉट फॉर रीसेल. देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अभी क्लासरूम की बात करते हैं. मेरे क्लासरूम में आप जो सेटअप देख सकते हो, फर्नीचर है, बेंचेस है, कंप्यूटर है, ये जो सब कुछ लिया हुआ है मैंने, किस लिए? रीसेल करने के लिए, बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं यार. मेरा इंटेंशन क्या है कि परमानेंट यूज करूंगा और इसका यूज करके मैं बच्चों को टीच कर सकता हूँ. राइट? तो ये अगर मेरा इंटेंशन होगा कि एसेट मुझे लॉन्ग टर्म यूज करना है, बेचना नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, उसका यूज करके मुझे बिजनेस करना है, तो समझ लो वो एसेट लॉन्ग टर्म है. ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म दैट इज फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है, उससे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो देखो बोल्ड में डिफिनेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. श्रिंकेज बच्चों, श्रिंक हो जाता है. अगर कपड़ा फॉर एग्जांपल कुछ कॉटन होते हैं, कॉटन वगैरह ऐसा धो लिया तो श्रिंक हो जाता है ना, छोटा हो जाता है. यस एग्जैक्टली वैसे बोल रही है, श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट कम हो रही है ना, यहाँ पे एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है ड्यू टू, रीजन क्या है इसका? वियर एंड टियर. एसेट अगर यूज करोगे तो उसकी वियर एंड टियर तो होगा ना भाई, उसकी वैल्यू कम तो होती ही जाएंगी. पैसेज ऑफ टाइम, एक तो टाइम जो पास हुआ, 6 मंथ 12 मंथ्स, 3 साल हो गए एसेट लेके, 5 साल हो गए एसेट लेके, तो पैसेज ऑफ टाइम. एंड ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से चीज आउटडेटेड हो जाना. तो इन रीजन की वजह से जब वैल्यू ऑफ एसेट श्रिंक होती है, मतलब कम हो जाती है, दैट इज डेप्रिसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट
डेप्रिसिएशन की बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। फर्स्ट वाली डेफिनेशन देखो, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, अरे अरे अरे, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। सिंपल है, इन्होंने तो रीजन भी नहीं दिया, क्या बोल दिया कार्टर भाई ने, कार्टर भाई मतलब ये देखो ना डेफिनेशन देने वाले, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल मतलब थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होती है इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज, वॉट एवर द रीजन है यार, रीजन तो देख, रीजन से हमें क्या लेना है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, आधा डजन, जो हमारे काम की है नहीं इतनी सारी। तो देखो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, अब देखते हैं मुद्दे की बात कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, एसेट की वैल्यू कम होने का रीजन क्या है। तो देखो फर्स्ट इज नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर। अब ये नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर मतलब क्या, सो देखो मेरे डिटेल में रीड कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर और एक्चुअल यूज, मोर द यूज ऑफ एसेट मोर द वियर टियर। तो जितनी ज़्यादा मैं एसेट यूज करूंगा उतनी ज़्यादा उसकी वाट लगेंगी वाट लगेगी, थोड़ा बोलना अजीब है लेकिन रियलिटी है ना बच्चों, जितने ज़्यादा किलोमीटर में गाड़ी भगाऊंगा उतनी उसकी वाट लगेंगी, उसकी वैल्यू कम होगी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर एंड यूज, तो वियर एंड टियर मतलब एसेट पुराने होती जाती है ना बच्चों, जैसे हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली द रीजन ऑफ डिप्रिसिएशन इज नेचुरल यूज एंड वियर एंड टियर। ठीक है, नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ टाइम। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स गेट डिप्रिसिएटेड ड्यू टू फ्लक्शन ऑफ टाइम। फ्लक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम पैसेज जाने की वजह से वैल्यू कम होती है, जितना ज़्यादा टाइम आप यूज करोगे एसेट उतना ज़्यादा वैल्यू उसका कम होगा। सो देखो, तो इट इज नेसेसरी टू डिप्रिसिएट देम इवन इफ दे आर नॉट इन यूज। बोला ना मैंने अभी आपको, कार का एग्जांपल, भाई ने कार लाके पार्किंग में लगाई, भाभी को पसंद नहीं आई, 1 साल हो गया, वैल्यू कम हो गई ना, तो इनका यही कहना है इवन आपने यूज नहीं भी किया एसेट, लेकिन जैसे पैसेज ऑफ टाइम जाता है, ज्यादा ज्यादा टाइम होता है तो वैल्यू उसकी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्सोलेंस, थर्ड वन देखो ऑब्सोलेंस, ये क्या है एग्जैक्टली, ऑन अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में एवरीडे डेवलप होते जा रही है, चेंजेस इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इवन प्रोडक्शन का टेक्निक भी बदल रहा है, मतलब जो गुड्स बनाने की जो मेथड्स है, जो मशीनरी है, वो भी चेंज होते जा रहा है। द ओल्ड एसेट्स बिकम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड, ओल्ड एसेट्स क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। ओके, एंड दिस कॉज द रिडक्शन इन देयर वैल्यूज, और उसके वजह से वैल्यू कम हो जाती है, इट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। इसे बोलते हैं मतलब एग्जांपल इज कंप्यूटर एंड टेलीविजन। कंप्यूटर ले लो, टेलीविजन ले लो, मोबाइल ले लो, अभी मोबाइल में भाई कितने टाइप निकालोगे, मतलब फॉर एग्जांपल 1+5, फिर 1+5S, फिर 6, फिर 6+, फिर 7, फिर 8, फिर 80, अरे कितने टाइप निकालोगे, जैसे जैसे नया अपग्रेडेशन आता है, नया टेक्नोलॉजी आता है, पुराने का वैल्यू कम होते जाता है, दैट इज ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड हो जाना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज डिप्लेशन। अब ये डिप्लेशन क्या है देखो, फोर्थ वन, टू डिप्लेट मीन्स टू एम्प्टी। ओके, डिप्लेट मतलब एम्प्टी हो जाना। सो देखो, डिप्लेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज फॉरेस्ट, ऑयल वेल, माइन, क्वेरीज एटसेट्रा। ओके, अब ये जो फॉरेस्ट है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की वैल्यू भी कम होती है। सर फॉरेस्ट की कोई वैल्यू होती है क्या? ऑफ कोर्स बच्चों, फॉरेस्ट की भी वैल्यू होती है, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी भी होती है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो जैसे जैसे पुरानी हो जाएगा फॉरेस्ट, उसमें से पेड़ वगैरह कट किए जाएंगे तो वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। ऑयल वेल या माइन, माइन मतलब जहाँ से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे, कोयला निकाला, कभी और मिनरल निकाला, कभी मेटल है, कभी कॉपर है, कभी निकल है, तो एक एक मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो वो जो बचा हुआ माइन है, मतलब माइन में बहुत सारा स्टोरेज है, लेकिन हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका वैल्यू दिन ब दिन कम होगा ना यार। पहले दिन जितना स्टोरेज था उतना सेकेंड डे है ही नहीं। अगर स्टोरेज कम हो गया तो डेफिनेटली स्टोरेज के साथ साथ उसका वैल्यू भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटीज और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब ये क्या है देखो, नाम से समझ गए होगे, नेचुरल कैलेमिटी, सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह। सो देखो, द प्राइस ऑफ फिक्स एसेट डिक्रीज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी का एग्जांपल भी दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ, स्टॉर्म आया, मतलब तूफान, सायक्लॉन है, त्याला मराठीत चक्रीवादळ म्हणतात, आग लग गई,
या फिर फ्लड, पूर आला, एक्सीडेंट हो गया या फिर डैमेज हो गया एसेट का, तो ओवरऑल स्टोरी का मतलब एक ही है कि अगर एसेट डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फिर भी उस एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेंशन। अब इन्वेंशन क्या है देखो, व्हेन द न्यू मशीन्स और एसेट्स आर इन्वेंटेड, देखो फॉर एग्जांपल नए मशीन और एसेट इन्वेंट किए गए, किसी ने नया टेक्नोलॉजी फाइंड किया, नया इन्वेंशन हुआ, द अर्लियर एसेट्स और मशीन्स बीइंग यूज्ड मेनी लॉस देयर यूटिलिटी एंड हेंस देयर वैल्यू इज रिड्यूस्ड। तो एग्जांपल भी देखो क्या तगड़ा दिया है, व्हेन इन मार्केट आईफोन 8 वाज इंट्रोड्यूस्ड, आईफोन 8 लॉन्च किया गया, वैल्यू ऑफ आईफोन 7 रिड्यूस। कोई आईफोन 7 लेने को तैयार ही नहीं, अगर मार्केट में 8 है नया वाला तो 7 कोई क्यों लेगा, मतलब लेने वाले लेते हैं बजट की वजह से, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, नया प्रोडक्ट आ गया, नया इन्वेंशन हुआ, तो ओल्ड वाले जो एसेट है उसकी वैल्यू तो कम होने वाली है। ठीक है, लास्ट इज मार्केट वैल्यू। तो देखो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग कंडीशन, सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन, मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है किसी भी चीज़ की, हेंस डेप्रिसिएशन ऑल्सो चेंज वेन, अरे 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 अरे, तो देखो वेन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेज एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट, इट कॉज द डेप्रिसिएशन ऑन इट। मतलब मैंने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल ली थी 10 लाख में, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज सिर्फ 7 लाख से, तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा है और मार्केट में वैल्यू उसकी कम, तो ऐसे सिचुएशन में भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन होता है मतलब वैल्यू कम होती है। ओके, सो दिस आर द रीजंस, ये रीजन थे बच्चों, नॉर्मल वियर एंड टियर, उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम, देन ऑब्सोलेंस, देन डिप्लेशन, देन नेचुरल कैलेमिटी, इन्वेंशन और मार्केट वैल्यू, ये रीजन थे जिनकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे देखो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या फायदा है इस डेप्रिसिएशन का, ठीक है, क्यों दिखाना चाहिए हमने अकाउंट्स में। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, so it is also essential to arrive at true value of asset and also net profit or loss during a particular accounting period. Okay, देखो बच्चों डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हर साल हम एसेट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते हैं और हमारा ये नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एसेट की वैल्यू कम रही ना तो ये लॉस है, लॉस होने की वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, देखो आप लास्ट में पैरा में नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, इवन इफ इट इज नॉट यूज, अगर आपने एसेट यूज नहीं भी किए तो भी वैल्यू कम होने ही वाली है, इसलिए अकाउंटिंग में ये सुटेबल रहेगा कि हर साल एसेट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम करे और वो हमारा नुकसान है इसलिए वो कॉस्ट में दिखाए, खर्चे में दिखाए। मतलब कैसा है, 10 लाख की कार है ना, 10 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल में 1-1 लाख रुपए दिखा सकता हूँ ना मेरा एक्सपेंस है, मतलब 10 साल के बाद देखो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 9 लाख आ जाएगी, क्योंकि 1 लाख मैंने डिप्रिसिएशन दिखा दिया, एसेट की वैल्यू कम कर दी, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज दिखेंगी। ओके, सो ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ द लाइफ 10 साल के बाद ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट और क्या दिया देखो आगे, क्या फायदा डेप्रिसिएशन का, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स विल बी ओवर वैल्यूड। देखो अगर आपने हर साल एसेट की वैल्यू कम नहीं की तो उसकी वैल्यू ज्यादा दिखेगी ना, 10 लाख में कार लेती, 4 साल हो गए उस चीज को, आज वैल्यू कितनी उसकी 10 लाख। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल हमने हर साल एसेट की वैल्यू कम नहीं की, तो वैल्यू कितनी दिखेंगी बुक्स में, 10 लाख रुपीज, 4 साल हो गए फिर भी 10 लाख रुपीज ही दिख रहा है, लेकिन वो इलॉजिकल है, टोटली रॉन्ग है, 4 साल में वैल्यू तो कम होनी चाहिए। ओके, इसलिए एसेट्स ओवर वैल्यू ना हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड वन, डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। देखो टाइम टू टाइम बिजनेस को चेंज होना पड़ता है और ओल्ड एसेट्स निकाल के नई एसेट्स लेनी पड़ती है, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जब हमें दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि कितने साल हो चुके हैं, वैल्यू कितनी कम हो चुकी है, तो बिजनेस प्रॉपर डिसीजन ले सकेगा कि एसेट की वैल्यू एसेट कब रिप्लेस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इनेबल द बिजनेस टू कंप्यूट एंड पे करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट।
क्योंकि हमने डिप्रिसिएशन कहाँ पे लिखा है, एक्सपेंसेस में। देखो बच्चों, डिप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मैंने एक्सपेंडिचर में लिख दिया। तो उससे क्या होगा सर, देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन लिख दिया। मेरा पहले एक्सपेंडिचर था 7 लाख, अब कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर, 8 लाख रुपीज़। पूरे साल का मेरा बिजनेस का खर्चा है 8 लाख रुपए, और पहले अगर प्रॉफिट मेरा दिख रहा था 10 लाख, अब दिखेगा 9 लाख, और 9 लाख पे मैं टैक्स पे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिप्रिसिएशन नाम का उसमें एक्सपेंस डाला हुआ है। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डालने की वजह से करेक्ट प्रॉफिट हमें फाइंड हो जाएगा, और करेक्ट प्रॉफिट जो है, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिस पे टैक्स पे करना चाहिए, तो करेक्ट प्रॉफिट पे हम टैक्स पे करेंगे, मतलब हम भी फायदे में रहेंगे कि हमने करेक्ट प्रॉफिट जो है डिप्रिसिएशन जाने के बाद उस पर टैक्स पे किया। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट देखो, हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये तो समझ गया, एसेट की वैल्यू कम होने वाली है और वो हमें करनी है, लेकिन वो कौन से बेसिस पे करें, कुछ तो बेस चाहिए ना, कितनी वैल्यू कम करें। तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब आपने वो एसेट ली कितने में थी, ठीक है। दूसरा, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, मतलब नॉर्मली उस एसेट की लाइफ कितनी थी। एंड लास्ट इज एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, मतलब अंदाजे से एट द एंड ऑफ द लाइफ एसेट की वैल्यू खत्म होने के बाद कितनी प्राइस, कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, उससे बोलेंगे एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, क्या बोला मैंने, 10 लाख की कार है और 10 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल लाख लाख रुपए डिप्रिसिएशन। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी ना, मैंने आपको पहले कॉस्ट भी बताई कि कार की प्राइस कितनी है, और दूसरा लाइफ भी बताया। ठीक है, और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 1-1 लाख रुपए कम करो वैल्यू, इसका मतलब 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 होगी, सही ना। तो मैंने स्क्रैप वैल्यू भी आपको बताया, टर्मिनल वैल्यू, तीनों भी चीजें बता दी। सो देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या आता है, मनी स्पेंड फॉर एक्विजिशन, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी एक्वायर किया, परचेस किया, तो एक्वायर करने का कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, चलो नीचे दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू परचेसिंग प्राइस ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन और इंसिडेंटल चार्जेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस, ब्रोकरेज एंड वेजेस फॉर फिक्सेशन, अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड एसेट और रिकंडीशनिंग एटसेट्रा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ लिया सर, गया तो पूरा बाउंसर, समझा कुछ नहीं। अरे डोंट फियर इफ आई एम हियर। सुनो स्टूडेंट्स, कॉस्ट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी बाय किया 80,000 रुपीज़ में, कितना, 80,000 रुपये, लेकिन मशीनरी कहाँ से बाय किया, फॉर एग्जांपल गुजरात से। तो गुजरात से यहाँ पे उठा के लाऊंगा बाहुबली, नहीं 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 नहीं, वो तो ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। सो 80,000 का मशीनरी था, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने 12,000 रुपये ले लिए, इतना दूर से लाना है तो, ठीक है, 12,000 रुपये लग गए। अब वो मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल पर्सन चाहिए, मुझे नहीं आएगा भाई, वो मैं बिजनेसमैन हूँ, उसके लिए स्पेशल मैकेनिक पर्सन होना चाहिए। तो मैंने उनको कॉल किया कंपनी को, इंस्टॉलेशन के लिए पर्सन भेजो, तो उन्होंने पर्सन भेजे और इंस्टॉलेशन के 8,000 रुपये लिए उन्होंने। अब मुझे बताओ बच्चों कि आपको अगर कोई पूछेगा मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे, भूल गए अमाउंट्स, वापस बता रहा हूं, ध्यान दो। 80,000 की एसेट है, 12,000 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले ने लिए और 8,000 रुपये इंस्टॉलेशन वाले ने लिए। अब आपको कोई पूछ रहा है एसेट कितने की है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पूरा 1 लाख। आप बाकी स्टोरी थोड़ी बताओगे किसी को, 1 लाख में एसेट आई, दैट्स इट, राइट। तो इसे बोल देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, और इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 लाख की वैल्यू है, 1 लाख उसकी वैल्यू है, फिर थोड़ी थोड़ी वैल्यू उसमें से कम करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट फाइंड करनी पड़ती है हमें डिप्रिसिएशन के लिए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट का फॉर्मूला देख लो आप, परचेसिंग प्राइस ऊपर देख सकते हो आप, परचेसिंग प्राइस तो है ही पहला, साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन मतलब मशीनरी इंस्टॉल किया उसके चार्जेस, नेक्स्ट दैट और क्या क्या दिया सेकंड लाइन में, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
लाने के वाला खर्चा। नेक्स्ट ट्रांजिट इंश्योरेंस, सपोज इंश्योरेंस निकाला रास्ते में, वो कॉस्ट। कस्टम ड्यूटी, अगर किसी कंट्री से इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो ड्यूटी। अनलोडिंग चार्जेस, गाड़ी खाली करने के लिए खर्चा लगा ना भाई, गाड़ी में तो मशीनरी आया, मशीनरी उतारेगा कौन, उसके लिए भी लेबर लोगों को पैसा दिया। ब्रोकरेज, अगर किसी ब्रोकर के थ्रू परचेस किया है, दलाल के थ्रू, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। वेजेस फॉर फिक्सेशन, तो जो सैलरी लगेगी मशीनरी फिक्स करने के लिए, रिपेयर के लिए, तो ये सब खर्चा, सब का सब खर्चा हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे मिलती है, हम ऐड करेंगे परचेस प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, सब कुछ। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सेकंड, यूजफुल और एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की यूजफुल लाइफ, तो देखो द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज जनरली टेकन टू बी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इन द बिजनेस कंसर्न। ओके, तो काम की बात तो इतनी है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो एसेट की जो लाइफ है, ओके, एसेट की लाइफ नॉर्मली हमें क्वेश्चन में ईयर्स में ही दी रहेगी, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल वॉट एवर, तो ईयर्स में मेंशन की रहेगी, सो दैट हम साल भर का डिप्रिसिएशन निकाल सकेंगे। आगे थर्ड पॉइंट देखो, एस्टिमेटेड टर्मिनल और स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू, उसके अलग अलग नाम है, जैसे मैंने आपको एक बताया था ना स्क्रैप, सो एस्टिमेटेड वैल्यू, टर्मिनल, सॉरी एस्टिमेटेड नहीं, एस्टिमेटेड मतलब अंदाज, अंदाज तो सब चीज़ का होता है, क्योंकि पता ही नहीं ना, 10 साल अगर यूज़ किया फॉर एग्जांपल एसेट, तो 10 साल के बाद कितनी प्राइस आएगी एग्जैक्ट थोड़ी कोई बता सकता है, इसलिए एस्टिमेटेड है। टर्मिनल बोलो, स्क्रैप बोलो या रेसिडुअल वैल्यू, तीनों भी उसके नाम है। इसका मतलब क्या है देखो, स्क्रैप वैल्यू इज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। तो एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद एंड में जो उसकी वैल्यू रहेगी दैट इज स्क्रैप वैल्यू। कार की लाइफ 10 साल है ना, तो 10 साल के एंड में कितनी प्राइस है उसकी, कितने में जाएगी वो, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, भंगार के भाव में जाएगी, रियलिटी ये, इसलिए उसको नाम ही डायरेक्ट स्क्रैप वैल्यू दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन वैसे तो बहुत सारे होलसेल में दिए हुए हैं, लेकिन हमारे काम के इतने मेथड्स है नहीं। हमारे सिलेबस में 2 मेथड्स कवर किए हुए हैं, जिसका नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब चलो इन मेथड का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अगेन कंटिन्यू विद द एग्जांपल, सपोज 10 लाख की कार है। ठीक है, 10 लाख की कार है बच्चों, या फिर मशीनरी लेते हैं, इस बार 10 लाख का मशीन है, इस पर 10% डेप्री लेना है, तो कितना आएगा बच्चों 10%, 10 लाख का 10%, बोलो जल्दी, ठोक लो। अरे एक जीरो कट करने का ना 10% के लिए 10 लाख का, 10%, एक जीरो गया, कितना बचेगा 1 लाख। तो वैल्यू कितनी बची मशीनरी की 9 लाख। वापिस नेक्स्ट ईयर भी 10% वैल्यू कम होगा, मतलब 1 लाख से वैल्यू कम हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा 8 लैक्स। ओके, नेक्स्ट ईयर वापस 10% से वैल्यू रिड्यूस होगा, मतलब 1 लाख से वैल्यू कम हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा 7 लैक्स एंड सो ऑन। तो हर साल ऐसे एसेट की वैल्यू में कम करते जाऊंगा 10%, मतलब जो भी परसेंटेज दिए रहेंगे क्वेश्चन में, तो हर बार मैंने 10% निकालूंगा ओरिजिनल कॉस्ट के। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसके 10% निकालेंगे और माइनस करते जाएंगे हर साल। ये हुई एक सिंपल वाली मेथड जिसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों है, नाम से समझ गए ना बच्चों आप, हर साल फिक्स अमाउंट है ना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, अगले 10 साल तक सेम अमाउंट रहेगा, बस पहले फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट कर लो, हर साल उतना ही डिप्रिसिएशन रहेगा, दैट इज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें क्या होगा देखो, अगेन 10 लाख का मशीनरी है, 10 लाख का 10% डिप्रिसिएशन का रेट सेम है 1 लाख, तो कितना बचा बच्चों, 10 में से 1 गए, यस 9 लैक्स आया। अब इसमें 10% डिप्री, 10% कितना आएगा 9 लाख का 10%, अरे हाँ 90,000, तो वैल्यू बचेगा 8,10,000।
फिर सेकेंड ईयर में 8,10,000 वैल्यू है ना, उसका 10% कम हो जाएगा, जो आएगा 81,000 एंड सो ऑन। कितना आएगा ये? 729 7,29,000। ओके, देखो बच्चों, दोनों मेथड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट मेथड जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें अगर आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखो तो हर साल 1,00,000 1,00,000 1,00,000 ही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10% कैलकुलेट किया। कौन से अमाउंट के? ओरिजिनल अमाउंट के। जो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एसेट है ना, ओरिजिनल अमाउंट 10 लाख, उस पर डिप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट किया। ओके, लेकिन दूसरी मेथड जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उनका क्या कहना है कि एसेट की जितनी वैल्यू बची है ना, उसमें से लेस करो। तो देखो यहाँ पे 10 लाख वैल्यू है ना, तो उसका 10% माइनस किया 1,00,000। फिर 9 लाख वैल्यू बची ना, तो उसका 10% लो, 90,000 आया। फिर 8,10,000 बची ना वैल्यू, उसका 10% लो, 80,000 आया। एंड में बचा 7,29,000। अब नेक्स्ट टाइम 7,29,000 के 10% लेना भाई। तो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करो, ऐसा कहना है किसका? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू का। और फिक्स मेथड बोलती है ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना, उसी पे डिप्रिसिएशन लो। सो देखो डिस्टिंग्विश क्या क्या है अंडर दिस मेथड। फर्स्ट में इसमें क्या लिखा है देखो, अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन पर ईयर ऑन द एसेट रिमेन फिक्स्ड। तो हर साल डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, ये फिक्स होता है। ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड WDV में क्या दिया है? अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन पर ईयर ऑन द एसेट गोज ऑन रिड्यूसिंग। तो हर साल एसेट की वैल्यू जो है, डिप्रिसिएशन जो है, वो डिप्रिसिएशन कम कम होता जाएगा। और जो एसेट की वैल्यू कम होने के बाद जो बचता है ना, आपको कार लेके 2 साल हो गए ना, मशीनरी लेके 2 साल हो गए, तो मैंने पूछा आपको भाई कितनी वैल्यू है अभी, तो जो वैल्यू है बची हुई डिप्रिसिएशन निकाल के, उस पर डिप्रिसिएशन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या है? डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, वो तो हमने अभी देखा। देखो डिप्रिसिएशन हमने कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट किया था? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। देखो हर साल हमने 10 लाख पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया ना, 10 लाख का 10%, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्री लिया। लेकिन सेकंड में देखो एक डिप्रिसिएशन किस पे लिया जा रहा है? ऑन रिड्यूस बैलेंस ऑफ एसेट, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर। हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें डिप्रिसिएशन WDV की, डिप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो बच्चों, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना था? 1 लाख। लेट मी जस्ट शो यू। देखो 1 लाख, उसके बाद डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 90,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 81,000। तो हर साल डिप्रिसिएशन कम कम होते जा रहा है, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आगे देखो, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कैन बी रिड्यूस टू 0। जब हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में होते हैं ना, तो वैल्यू कम करते करते वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे WDV मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू में, एसेट की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो रिटर्न स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रॉफिट्स आर मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स। ये थोड़ा सा बाउंसर हो जाएगा आपके लिए, ये छोड़ दो, ये मतलब ज़रूरी है लेकिन आपके लिए नहीं ज़रूरी, आपके लिए थोड़ा बाउंसर हो जाएगा। और ठीक है, तो ऐसे 2 मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो बच्चों, हम इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ सीखेंगे। बस याद रखना बच्चों, डिप्रिसिएशन का मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, जिसमें होते हैं 2 मेथड, एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट, दूसरा है WDV। इसका करते हैं डिटेल में पोस्टमार्टम विद इन नेक्स्ट एपिसोड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द सेम एनर्जी। स्टे ट्यून्ड टू KKCA। तब तक अलविदा, बाय बाय।